जीरो ऑर्डर रिएक्शन टॉपिक कठिन नहीं है, लेकिन आखिरकार क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ने की, जब हमारा मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम काम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से चल रहा था। मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है। सारे टॉपिक यहाँ क्लियर करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। हर एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर होगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब हम मान के चलते हैं ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इसका। अब ये मान लो ये इसका ए का ग्राफ है, रिएक्टेंट का ऐसा ग्राफ बनता है डाउन साइड, अगर तुमने देखा हो। तो अगर मान लो कि हमें निकालना है, यहाँ कंसंट्रेशन लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम टाइम। अगर हमें पता लगाना है कि इस इक्वेशन या फिर मान के चलते हैं कि इस ग्राफ में रेट की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली रेट क्या है, रेट है कि जो इस कर्व पे स्लोप बनाया जा रहा है, मतलब स्लोप इस रेट, मतलब रोड अगर रेट की वैल्यू निकालें तो हम स्लोप की वैल्यू निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम स्लोप निकालोगे, स्लोप मतलब dx अपॉन dt, मतलब जो ये जो यहाँ ले रहे हैं जो x है वो कंसंट्रेशन को x मान रहे हैं, ना समझना कि इस x उसको एक्सेस ले रहे हैं, जो यहाँ कंसंट्रेशन उसको मान रहे हैं, नीचे टाइम है। और इसी dx अपॉन dt को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो हमने क्या देखा कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। नेगेटिव से लिया है क्योंकि उसकी रेट मतलब उसकी कंसंट्रेशन घटती जा रही है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घटती जा रही है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। इसका मतलब स्लोप भी यहाँ नेगेटिव का देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है कि इंस्टेंटेनियस अगर तुम्हें रेट निकालनी है तो तुम्हें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप के लिए तुम्हें ग्राफ चाहिए पड़ेगा, तो एक काम थोड़ा कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक काम कठिन हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी बात ये और है कि जो तुम्हारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम ऑर्डर नहीं निकाल पाते हैं अच्छे से, मतलब जल्दी से ऑर्डर नहीं निकाल पाते हैं, और हम रेट लॉ अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हम लाए हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। बेसिकली बात है कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से ही है, लेकिन ये ज़्यादा आसान भी और ज़्यादा हेल्पफुल भी है। देखो, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, जस्ट सुनते जाना, बहुत आसान टॉपिक, घबराना नहीं। जैसे हमने माना कि हमने क्या किया है, ए और बी, इससे बनता है क्या, प्रोडक्ट। जब इसे मान लो हमने बैलेंस किया तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए आ गया, इसके सामने बी आ गया है। तो हमने क्या देखा है कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई, और x प्लस बाई के सम को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेट लॉ। अब एक बात तुम और जानते हो कि रेट इक्वल टू होता है dx अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर बाई। कई जगह dx अपॉन डी टी की जगह तुम्हें लिखा मिलेगा डी टी आर। इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से। और इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस बात को याद रखना। और इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं, वो करते हैं जीरो ऑर्डर से। ऐसी सेम टू सेम कहानी तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिलेगी, सेकंड ऑर्डर के लिए मिलेगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम जीरो ऑर्डर से। तो जैसे मान लो जीरो ऑर्डर, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिनकी रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। दोबारा सुनो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिनकी रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। किसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो हमने क्या देखा है कि आर मतलब रिएक्टेंट से तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिख रहा है, दिखा कि नहीं है। हम मान के चलते हैं
कि स्क्वायर ब्रैकेट और आर, इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, और आर लिखा है इसका मतलब है कि आर मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझे कि नहीं समझे? देखो तो हमने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन घटती जाएगी। देखो अगर तुम यहाँ ग्राफ देखोगे तो देखो हर पल एक कंसंट्रेशन घटती जा रही है कि नहीं घटती जा रही है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। हाँ, अब एक चीज़ तुम क्या जानते थे कि रेट इज इक्वल टू के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और ए की पावर एन, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो रेट इज इक्वल टू के और इसकी वैल्यू 0, तो 1, मतलब रेट इक्वल टू के। अब देखो के क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट, और यहाँ लिखेंगे हम के 0। देखो के नोट या के 0 कई लोग अपने अपने बोलने का तरीका है, वैसे स्मॉल के से हम डिनोट करते हैं के नॉट, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। फिर सिंपल सा तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतनी इक्वेशन को तुम्हें पकड़ लेना है, और हम लिखते हैं माइनस डी आर इक्वल टू के नॉट डी टी। अब जो बायो वाले स्टूडेंट हो सोच रहे हो आखिरकार क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, मान लो कि एक प्रकार का प्रोसेस है किसका, इंटीग्रेशन का, इतना लिया, और फिर क्या करो कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। हाँ, अब देखो हमने क्या किया, हमने इतना सिंपल सा लिख लिया है। अब थोड़ा खेल खेलना है हमें, किस चीज़ में, इंटीग्रेशन में। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ कांस्टेंट होती ना उसका इंटीग्रेशन होता ना डिफरेंशिएशन होता है। अब एक चीज़ जान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसको याद करने का तरीका से मान लो कि ए वाला इससे कट गया, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट गया, इसलिए आंसर आया एक्स। वैसे मैथ के लिए पूरा डिटेल में पढ़ाया है, चिंता नहीं करो, एक्स। एक तरीका और है कि ऐसे आ गया है, ये बाद में बताएंगे, सुनो। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा माइनस आर, और इसकी वैल्यू आई के नॉट टी प्लस आई। जो आई होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कहीं इसी आई को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सी से भी रिप्रेजेंट करो या आई से करो, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्वेश्चन बायो वालों के बच्चों के दिमाग में आए ना आए, लेकिन मैथ वालों के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इस कांस्टेंट की, ये मतलब कांस्टेंट आया कहाँ से। तो मैं कहूँगा जस्ट वेट। बेसिकली मैं कहूँ कि मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3। मैं कहूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो तुम कहोगे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, तो आंसर आता है क्या, 4x, ये आया है। अब देखो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का कॉम्प्लीमेंट्री है, कि अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन आएगा, और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उसका आंसर इंटीग्रेशन में आएगा। देखो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ए वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। तो चलो हमने किया इंटीग्रेशन, 4x dx का इंटीग्रेशन किया, 4x² अपॉन 2, तो आंसर आ रहा है 2x²। अब देखो लेकिन यहाँ तो 3 था ना, 3 तो फ्री हो गया ना, उसी 3 को यहाँ लाने के लिए हम लिख लेते हैं i। ये जो i होता है ना वो सब कांस्टेंट की वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए आई यहाँ लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस i की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है। अब मेन इंपॉर्टेंट काम है कि तुमने निकाल लिया है कि माइनस आर के नॉट टी प्लस आई। अब i की वैल्यू निकालने के लिए एक रूल है कि हम इनिशियल कंडीशन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कंडीशन मतलब जब टाइम की वैल्यू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, उस कंडीशन पे लेते हैं। और जो कंसंट्रेशन था तुम्हारे पास वो था R0 के बराबर।
तो अभी इसके अंदर पुट कर दो माइनस आर नॉट के नॉट इंटू 0 प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या है माइनस आर नॉट। समझे कि नहीं समझे? अब इसी आई को इसकी जगह पुट कर दो तो माइनस आर इक्वल टू के नॉट टी माइनस आर नॉट। इतना समझ में आया कि नहीं आया है? बहुत सिंपल बेसिक मैथ का काम कर रहे हैं हम। क्या करेंगे कि इसको यहाँ लेके आओ तो के नॉट टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। तो के नॉट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। देखो रेट कांस्टेंट निकालना कितना आसान काम हो गया। देखो ए आर नॉट क्या है? ए है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ए आर क्या है? आर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम पर। और ए है कि आर नॉट से लेके आर तक जाने का टाइम। चलो ऐसे समझ में नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल है हमने कहा ए से ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में चेंज होता है। टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पे मान लो इसकी मोलर कंसंट्रेशन थी 15, इसकी 0 थी। हमने क्या देखा कि हम मान के चलते हैं कि इसमें से 6 मोलर कंसंट्रेशन या 6 मोल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। तो 15 में से 6 यूटिलाइज हो गए किस में? रिएक्शन में। तो इसके पास कितने बचे? इसके पास बचे 9। ये मान लो इसके 6 आ गए हैं। देखो 15 मोलर कंसंट्रेशन से 9 मोलर कंसंट्रेशन तक आने में इसे टाइम लगा, हम मान के चलते हैं हमें इसे लगा 10 मिनट। 10 मिनट। तो बताओ ये जो ए से लेकर जो बी तक रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? के नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 15 और 10 मिनट बाद कितनी बची है 9। तो कितना आंसर आ रहा है 6/10.6। देखो इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। देखो ये तो टॉपिक बच्चों को समझ में आता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन इसको नहीं समझ पाते हैं। ये वो कंसंट्रेशन है जो टी टाइम के बाद बची है। किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन। समझे कि नहीं समझे? इसको इस तरीके से याद रखना। और कई बार तुम्हें दूसरे टर्म में भी मतलब क्वेश्चन कराते हैं लोग। देखो बात ऐसी होती है कि ए से बी बना, मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए, इसकी 0 थी। हम क्या कहते हैं, मान लो हमने मान ली इसकी 15 थी, हम कहते हैं कि 15 में से 7 मोल या मान लो मोलर कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। तो आखिरकार इसके पास कितनी बची? इसके पास बची है 8 और मतलब 7 इसमें कन्वर्ट हुई, यहाँ 7। इस 8 को तुम कैसे लिख सकते हो? इनिशियल कंसंट्रेशन में से 7 मोल कन्वर्ट हुए हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। मुझे पता है कि वाली बच्चों को थोड़ा घुमा रहा होगा, बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन तो क्या करें, थोड़ा टॉपिक ऐसा अजीब सा है, समझना थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। देखो तो हम क्या कहते हैं कि मान लो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, उसमें से एक्स कंसंट्रेशन यूज़ हो गई किसमें? प्रोडक्ट बनाने में। तो आखिरकार रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची? ए माइनस एक्स। तो अब इसी को हम इसमें यूज़ करते हैं। देखो के नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस कितनी कंसंट्रेशन बची है? ए माइनस एक्स अपॉन टी। आंसर आएगा एक्स अपॉन टी। अभी x कौन सी कंसंट्रेशन है? x वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, जो प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि x इज़ द यूज्ड मोलर कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूज़ हुई है प्रोडक्ट बनाने में।
तो इस तरीके से लिख सकते हैं K0 इज इक्वल टू x/t। तो मुझे उम्मीद है कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। घबराओ नहीं, सारे क्वेश्चन कराएंगे तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू K0 t। क्या समझे? हाँ, कई बार तुम्हें इसको भी मिला होगा, x इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ रिएक्टेड। मतलब x रिएक्टेंट की वो अमाउंट है जिसने रिएक्शन में पार्ट लिया है। तो ये भी कह सकते हैं कि यूज्ड कंसंट्रेशन, या इसको भी ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड इन द रिएक्शन। तो इस तरह अलग अलग तरीके हैं, जिस तरीके से भी कहना चाहें वो बाकी सब सही है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताएं। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज़ करके देख लो, तो तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सस्ते से सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ से तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, लेकिन बेसिक तुम्हें क्या याद रखना है कि रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टी टाइम। मतलब टी टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है रिएक्टेंट की। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको थोड़ा याद रखना। हाँ, अगर गैसेस वाले क्वेश्चन आए तो उसमें बस कुछ नहीं, पार्शियल प्रेशर से चेंज कर देना, बाकी सब हो जाएगा कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर और आखिरकार कितना बाद में पार्शियल प्रेशर रह गया है। देखो, जैसे मान लो हमने कह दिया है कि ए से बी होता है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100 और रिएक्शन तब स्टार्ट नहीं होती है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती है तो प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट 0 होती है। हमें देखते हैं कि 15 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, पता नहीं कितनी कंसंट्रेशन हो जाती है, ना हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है। लेकिन हमें पता है कि ए से लेकर जो बी रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 5। तो आखिरकार क्वेश्चन ये उठता है कि बताओ 15 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचा हुआ होगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 15 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट यूज़ हो चुका होगा और कितना प्रोडक्ट बन चुका होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? बेसिक सिंपल सी बात है। लेकिन उसको समझने के लिए जस्ट थोड़ी सी बात समझना कि अगर मान लो 10 ये एक दूसरे से बैलेंस है। चलो इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो NH3 है, वैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन ही है, N2 है और 3H2 है, यहाँ बैलेंस करा। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बात कर रहे हैं, मोल्स की नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी रिएक्शन प्रोसीड होती है पूरी, तो इससे एक मॉलिक्यूल्स बनेगा नाइट्रोजन का और 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? हाइड्रोजन के। मतलब इनिशियली तो मतलब ए 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। जब ए पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तो ए 1 मोल बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा और 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। अगर मान लो कि ये इनिशियली इसके पास मॉलिक्यूल्स हैं कितने? 15। कितने हैं? 15। और हम देखते हैं कि 2 मिनट बाद इसके पास कितने बचते हैं? बचते हैं 7। मतलब इसके पास 15 मॉलिक्यूल्स थे, इसके 7 मॉलिक्यूल्स इसके पास बचे। इसका मतलब है कि आखिरकार कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो गए हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं? तो 2 मिनट में यूज़ होंगे तो हम देखेंगे 15 माइनस 7, आंसर आता है 8। तो हम क्या देखते हैं कि 8 मॉलिक्यूल्स NH3 के प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। जब इसके पास 15 मॉलिक्यूल्स थे तो तब रिएक्शन कुछ स्टार्ट नहीं थी, तो इसके पास 0 थे।
जब इसके पास 7 बचे, इसका मतलब 8 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो गए, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स बने होंगे 4, और इसके कितने बने होंगे? इसके बने हुए होंगे 12 मॉलिक्यूल्स। समझ में? थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको याद रखना थोड़ा। और सेम टू सेम जस्ट कंसंट्रेशन के साथ हो जाती है कि अगर मान लो इसकी मोलर कंसंट्रेशन 15 थी, 7 इसकी बचती है, तो इसकी 8 मोलर कंसंट्रेशन यूज़ हो गई है। क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन क्या है? बेसिकली मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये होता है। समझे कि नहीं समझे? इस बात को थोड़ा याद रखना, अपने दिमाग में सेट करके रखना। हाँ, अब आते हैं दोबारा अपन जीरो ऑर्डर पे। मान लो हमने क्या कहा कि इसके पास 100 इसकी मोलर कंसंट्रेशन थी, इन्हीं से जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। 15 मिनट गुजरते हैं, तो बताओ 15 मिनट बाद हमारे पास कितना रिएक्टेंट बचा हुआ होगा और कितना रिएक्टेंट यूज़ हो चुका होगा जिससे प्रोडक्ट बना हुआ होगा। देखो सिंपल सी है, 5 इक्वल टू इनिशियल कितना है 100 माइनस आर की वैल्यू निकाल ली है और अपॉन 15। समझे कि नहीं समझे? 15 इंटू 5 पचम 25, 2 75, 75 माइनस 100 इक्वल टू माइनस आर, तो आर की वैल्यू आई है 25। मतलब 15 मिनट बाद हमारे पास इसका 25 मोलर कंसंट्रेशन बचा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि इसका 75 मोलर कंसंट्रेशन यूज़ हो चुका होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी है उसका मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा? उसका मोलर कंसंट्रेशन होगा 75। थोड़ा इसको इस तरीके से समझोगे तो थोड़ा, अगर इसको इस तरीके से समझोगे तो समझ में आएगा। अगर मान लो कि हमने कहा बैलेंस करके इसका आ जाता है 2, तो 150 इसका मोलर कंसंट्रेशन बनता है। थोड़ा मतलब बैलेंसिंग का खेल है और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं तो मैं कहता हूँ रिवाइज़ करो, बार बार देखो तो समझ में आएगा, पहली बार में नहीं आता है। देखो हमें बेसिकली यहाँ बनाना पड़ता है ग्राफ कंसंट्रेशन एट टी टाइम वर्सेस टाइम पे। इसका ग्राफ आखिरकार हम कैसे बनाएं? 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। एक तुम ग्राफ देखो और रटते रहो दिन भर, दूसरा तरीका है कि तुम ग्राफ का सीख लोगे कैसे बनाए जाते हैं, तुम हज़ारों ग्राफ बना डालोगे। समझे कि नहीं समझे? देखो तो आखिरकार हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आखिरकार इसी रिएक्शन को पकड़ लो, K0 इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी। ये कौन सी एक्सेस है? ये है बाई एक्सेस पे, और ये एक्सेस एक्स एक्सेस पे है। देखो तो K0 टी इज इक्वल टू R0 माइनस R। इसको थोड़ा यहाँ कन्वर्ट करो, R इज इक्वल टू R0 माइनस K0 टी। मतलब हमारे पास इस टाइप का रिएक्शन आ गई है। मतलब देखो R इज इक्वल टू माइनस K0 टी प्लस R0। ये रही हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ग्राफ। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू बाई है, और इसकी वैल्यू एक्स है, और ये मान लो कोई कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। तो इसका मतलब है कि माइनस K0 क्या है? माइनस K0 है m, मतलब स्लोप। मुझे पता है कि ऐसे तुम्हें रिएक्शन ऐसे बनाने में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हम कहते हैं तुम्हारे पास ग्राफ है 4y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। इसका ग्राफ बनाओ ज़रा, इसका ग्राफ बनाओ ज़रा। तो तुम बहुत आसानी से बना दोगे। वो देखो ये ऐसे एक लाइन खींची, ऐसे बनाई,
हम बनाते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से, एक्स वाई दो बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे हम, वाई इक्वल टू -2x+4, एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगी। फिर एक कहानी कैसे होती है कि एक बार आप वाई की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, 0,4 एंड 2,0। 0,4 एंड 2,0 से तुम स्ट्रेट लाइन बना डालोगे। तुम कहोगे भैया देखो 0,4 यहाँ होता है और 2,0 यहाँ होता है, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करो, जो लाइन बनती है वो क्या है, वो इस इक्वेशन की लाइन है। तो हम कहेंगे बुड़बक, गधे, आखिरकार यही काम तो इसमें करना है। आखिरकार इसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। हम मान के चलते हैं कि मान लो ए से बी कोई रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 4 है, और हम मान के चलते हैं ए से जो बी जा रहा है उसका के नॉट की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 है। तो सब कुछ सेम टू सेम इसी जैसा तो बन गया यार। क्या बन गया है, R इज इक्वल टू -2t+4। लो, इसमें क्या रॉकेट साइंस थी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। बाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, R, और इस पे क्या ले रहे हैं, टाइम। मतलब ये क्या है, R है मोलर कंसंट्रेशन है, सोच लो कंसंट्रेशन, सिंपल सा कंसंट्रेशन समझ लो। अब तुमने एक चीज़ देखी होगी, जो ये 4 आ रहा है वही 4 यहाँ आ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ R0 है तो यही R0 यहाँ आएगा। इस पॉइंट का क्या नाम होगा, इसका पॉइंट का नाम होगा 0,R0। और सिंपली लोग यहाँ लिखते हैं सिर्फ R0, जैसा से जैसा लिखने का तरीका है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ कहीं होगा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो हम इस तरीके को इसको मिला देते हैं। दूसरा पॉइंट भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या समझे, दूसरा पॉइंट भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें पता पहले हमने क्या किया होगा, हमने टाइम और R ऐसा बनाया होगा। पहली बार इसकी वैल्यू 0 रखी होगी तो इसकी वैल्यू निकाल ली होगी हमने, फिर हमने इसकी वैल्यू 0 रखी होगी तो इसकी वैल्यू निकाल ली होगी। ये वाला काम थोड़ा मेहनत का तुम कर लेना, खुद करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आएगा, नहीं तो कराने मुझे क्या जा रहा है। और आखिरकार ये लाइन बनी है तो तुम जानते हो लाइन हो या कर्व हो कुछ भी हो, उसका स्लोप, मतलब ये जो लाइन है स्लोप है, और यही स्लोप की क्या है, के नॉट की वैल्यू है। और स्लोप वैसे नेगेटिव का, इसलिए मान लो नेगेटिव का अपने पास आ रहा है, मतलब स्लोप अपना कैसा है, नेगेटिव का स्लोप है। तो के नॉट की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। इसलिए के नॉट क्या होता है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। इसका स्लोप निकालना और आसान होता है। स्लोप निकालने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट होना पता होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ का ले लो और एक पॉइंट यहाँ से ले लो, और स्लोप बना, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। काम ख़त्म, पैसा हजम। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कठिन लगा है पता है, इसलिए मैं तो रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें क्या क्या याद रखना है। देखो मैं कहूँगा कि बेसिकली तुम्हें सस्ता सा सिंपल सा ये डेरिवेशन याद रखना है यहाँ से। और उस डेरिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हें याद रखना वो रखना है फॉर्मूला। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा तुम क्वेश्चन लगा डालोगे। और फॉर्मूले में लेकिन तुम्हें हर एक टर्म पता होना चाहिए कौन सा टर्म क्या कह रहा है, तब तो फॉर्मूला याद करना सही, नहीं तो बेकार है। देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला, और एक क्वेश्चन याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद तुम्हें याद रखना है क्या, इस स्लोप को। अगर स्लोप तुम्हें वैसे याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद ही रख लो कि हाँ यार ऐसे होता है कुछ, ऐसा जीरो ऑर्डर के लिए।
और ये जो अगर तुमसे कोई पूछे ये लाइन क्या है, बेसिकली स्लोप है। और स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, स्लोप बताता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो तुम इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत या लगता हो मुझसे कोई पढ़ाने में गलती होगी तो कमेंट्स में लिख के बताएंगे और हम लोग किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, बहुत आसान हमारा क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? देखो, हमें मानते हैं कि रेट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मान क्या होता ही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट की वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो क्या बोलते हैं के नॉट की जो वैल्यू आती है वो निकालते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट आर अपॉन टाइम। हाँ, एक बात तो मैं और बता दें कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ डिपेंडेंसी नहीं होता है, उसकी डिपेंडेंसी होती है किस पे, टेम्परेचर पे। मतलब आखिरकार उस समय रिएक्शन की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, मतलब जैसे रेट कांस्टेंट हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट कहलाते हैं ना, इनकी वैल्यू डिपेंड करती हैं रिएक्शन की कंडीशंस पे, जैसे टेम्परेचर हुआ, इन सब पे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।